हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 13। और इसमें हम बात करने वाले कैंट या सुपरएल्यूशन की। तो कैंट या सुपरएल्यूशन आपको इमेज में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेन है थोड़ा सा टिल्ट चल रही है। कहाँ पर? कर्व पर। स्ट्रेट पाथ पे तो सीधा चलेगा, बट कर्व पे थोड़ा सा टिल्ट चल रहा है। ये टिल्ट क्यों किया जाता है? क्यों आउटर रेल को इनर के रिस्पेक्ट में उठाया जाता है या इनर रेल को दबाया जाता है आउटर के रिस्पेक्ट में? क्या कंडीशंस की जाती हैं? इन सभी की बात आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सुपर इलिवेशन और कैंट की, तो सुपर इलिवेशन या कैंट की बात की जाए तो सुपर इलिवेशन सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है होता क्या है या सुपर इलिवेशन की जरूरत क्या है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन ट्रैक चल रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैक चल रहा है तो वेट के कारण जो लोड आएगा, स्ट्रेसेस आएंगी दोनों व्हील्स पे, क्या आएंगी? सेम आएंगी। बट यदि मैं कर्व पर, अगर हम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तब तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कर्व पे मूव कर रहे हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ये कर्व मुड़ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो कहा जाएगा इनर पोर्शन कहा जाएगा कर्व का, और ये पोर्शन जो है वो आउटर पोर्शन कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, आप जब इस कर्व पे मुड़ रहे होते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है। आपको लगता है आप कार तो राइट हैंड साइड में मोड़ रहे हैं लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ को मूव हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका एक दुश्मन आपको बाहर खींचने की कोशिश करता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ इस तरीके से आपको कर्व पे खींचने की कोशिश करेगा कि जो आपका आउटर व्हील है, आउटर व्हील पे जो कांटेक्ट सरफेस होगी वो ज्यादा होगी और इनर व्हील जो हो जाएगा, इनर व्हील पे कांटेक्ट सरफेस कम रहेगा। तो जो इनर व्हील पे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और आउटर व्हील पे प्रेशर का क्या होगा? ज्यादा। और अगर यही कंडीशंस बनी रही तो समझना, अगर लोड यहां पर ज्यादा हुआ तो इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा एक फोर्स या नहीं? बाहर की साइड पर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब यहां से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर साइड पर खींचेगा। तो इस टायर के इस पॉइंट के अबाउट अगर हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स है और यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या मूवमेंट देने की कोशिश करेगा? बाहर की साइड ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा। तो अगर ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा तो अंदर वाला जो आपका दोस्त है वो आपको बचा नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर सफिशिएंट रिएक्शंस नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? सरफेस को अगर हम बात करते हैं आउटर सरफेस को इनर के रिस्पेक्ट में ऊपर उठा देंगे। और अगर आउटर सरफेस को इनर के रिस्पेक्ट में ऊपर उठाया तो अब जो फोर्स बाहर साइड में मिल रहा है वो अंदर साइड में भी लगभग इक्वल मिलेगा। तो टायर ऑन ऑन बोथ व्हील जो प्रेशर होगी, प्रेशर कंडीशन क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? सेम प्रेशर ये फील करेंगे। तो इस कंडीशन को हम अचीव करने के लिए कि हमारा आउटर वाले व्हील पे ज्यादा प्रेशर ना हो, ओवरटर्न ना हो, उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर सुपरएल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब एक और बात है, क्या? अगर आउटर रेल पे प्रेशर ज्यादा होगा तो आउटर रेल का वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा या नहीं? तो आउटर रेल बहुत जल्दी खराब होंगी एज कंपेयर टू इनर रेल। तो इस तरीके से बार बार जल्दी खराब होगी, बार बार रिप्लेसमेंट करना होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा? उस कंडीशन में हमें आउटर रेल को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना होगा और वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम बात करेंगे वियर एंड टियर है जो टायर व्हील का और रेल का, व्हील और रेल के बीच में जो वियर एंड टियर है उसको भी यहाँ पर कम कर रहा है सुपर एलिवेशन। तो हमने क्या किया? हमने किया इनर के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। तो इनर के रिस्पेक्ट में आउटर एज को ऊपर उठाना ही क्या कहा जाता है? सुपर इल्यूशन। अब देखो, इनर को उसकी पोजीशन पे रखा है और आउटर को ऊपर उठाया, और कितना ऊपर उठाया? ई से ऊपर उठाया। तो एक नया डायग्राम बना देता हूं मैं आपको जिससे पूरी चीज समझ में जाए। जो ये आउटर, ये है हमारी इनर रेल, ये इनर रेल है, ठीक है, और यहां पर हमारी थी आउटर रेल, ये आउटर रेल थी। लेकिन हमने क्या किया? इस आउटर रेल को उठा करके ऊपर ले गए, आउटर रेल को उठा करके हमने ऊपर ले गए। और आउटर रेल को अगर हम उठा करके ऊपर ले गए तो कितना ऊपर ले गए?
ई डिस्टेंस से ऊपर ले गए। जबकि आपको पता है इन दोनों के बीच का जो गैप है, सेंटर टू सेंटर गैप है, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गेज, गेज डिस्टेंस। तो अगर हम देखें यहां से एक एंगल मिल जाएगा मुझे, और वो एंगल कितना होगा? थीटा। तो क्या मैं यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई जी लिख सकती हूँ? ठीक है, यहां पर ई बाई जी लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई जी यहां पर लिखा जा सकता है। तो हम बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन यही होता है कि आउटर रेल इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जिसमें बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सुपरइल्यूशन। ऑप्शन ए यही था, आउटर रेल इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। दूसरा ऑप्शन बी था, इनर रेल इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू आउटर रेल। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा जो था, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। और चौथा लिखा हुआ था बोथ ए एंड बी, दोनों ही ए एंड बी दोनों ही सही है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, और वो कौन सा है कि आउटर रेल को उठाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। मतलब रेफरेंस सरफेस कौन सा है? ये हमारा इनर रेल जो है वो हमारा क्या है? रेफरेंस होता है। तो ये हमारा इनर रेल हो गया, और इनर रेल हमारा क्या होता है? रेफरेंस। और आउटर रेल क्या होता है? इनर रेल के रेफरेंस में हम आउटर रेल को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। इसके कारण से प्रेशर दोनों टायर पर सेम हो जाएगा, वियर एंड टियर कम हो जाएगा, और जो पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होगा उसकी हम बात करेंगे। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आप तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हो स्ट्रेट ट्रैक पे, तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हो, और अचानक से मुड़ना हुआ। तो जब अचानक से मुड़ते हो तो आप क्या करते हो? बाहर वाले पैर पे प्रेशर देते हो या नहीं? तो बाहर वाला पैर मतलब आउटर टायर, और अंदर वाले पैर पे आपको प्रेशर कम हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए सुपर इल्यूशन प्रोवाइड कर दो, तो प्रेशर थोड़ा सा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आई होगी। तो अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ आउटर रेल एंड द इनर रेल। इनर रेल और आउटर रेल के बीच की जो हाइट डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन। इनर रेल इज टेकन एज रेफरेंस, देखो यहाँ पर लिखा है इनर रेल इज टेकन एज रेफरेंस एंड द आउटर रेल इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर रेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, इट इज डन टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कर्व ट्रैक। केबल और केबल, अगर हम बात करें सुपर एलिवेशन, क्या स्ट्रेट ट्रैक पर जरूरत पड़ेगी सुपर एलिवेशन की? बिल्कुल नहीं। केबल और केबल कहाँ जरूरत पड़ने वाली है? कर्व ट्रैक पे। जब भी कर्व आएगा तो कर्व के केस में हमारा दुश्मन आ जाएगा जिसका हम नाम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होगा। बट ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसा फोर्स कहा जाता है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन करता है? सेंटीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंटीपेटल फोर्स। ठीक है, और उसकी वैल्यू ही हम यहां से इक्वल करके निकालते हैं, mv² निकाली जाती है। तो एक और चीज ध्यान रखना है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर जो बात करते हैं वो होता है mv²/r, और रेडियस बढ़ने पे ये फोर्स कम हो जाएगा। मतलब स्मूथ कर्व प्रोवाइड कर दिया अगर हमने, स्मूथ कर्व। ठीक है, अगर बहुत धीरे धीरे रेडियस को अगर हम चेंज करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम आएगा, लेकिन अगर सडनली चेंज कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, ठीक है, अगेन हम बात करते हैं mv², v की वैल्यू बढ़ने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। तो इतनी हमें कंडीशंस यहाँ पर ध्यान देनी है। तो काउंटर बैलेंस करने की बात करते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है सुपर एलिवेशन किस तरीके से E/G के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन के फॉर्म में हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो कैलकुलेशन के लिए सिंपली यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम किस तरीके से है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक, इस रेलवे ट्रैक पे आपका ये है व्हीकल, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये व्हीकल, अब व्हीकल की अगर हमने बात की है तो ये है हमारा आउटर एज और ये है हमारा इनर एज। अब व्हीकल का जो वेट लगेगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और व्हीकल का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटर डायरेक्शन में होगा,
और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल जो भी सरफेस है उसके पैरेलल, इस स्लोपिंग सरफेस के पैरेलल मत कीजिएगा, हमेशा आउटवर्ड रेडियली बाहर की तरफ काम करता है, रेडियली बाहर की तरफ। और अगर आप एक पाइप इस तरीके से रखा है, जमीन पे एक पाइप रखा है, उसमें देखिए रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगी, मतलब पैरेलल टू द सरफेस, ग्राउंड सरफेस के पैरेलल होने वाली डायरेक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv²/r लगने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इस स्लोपिंग सरफेस की, स्लोप जो है वो थीटा है और ये डिस्टेंस जो है वो g है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी या नहीं। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू E/g लिख सकते हैं। ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो ये स्लोपिंग सरफेस है हमारी, स्लोपिंग सरफेस कौन सी है हमारी, ये स्लोपिंग सरफेस, मैंने ए नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया है, ए स्लोपिंग सरफेस। अगर ए स्लोपिंग सरफेस है तो सारे फोर्सेस को इस स्लोपिंग सरफेस पर रिजॉल्व कीजिएगा। अगर हम बात करें इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगा इस तरीके से, और इस सरफेस के पैरेलली एक फोर्स आएगा इस तरीके से, जो कि वेट के कंपोनेंट होंगे। अब हम बात करते हैं वेट के कंपोनेंट, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। और थीटा होने के कारण ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, W cos थीटा, और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा W sin थीटा, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, अगर हमने इन फोर्सेस को रिजॉल्व किया है तो मुझे बताइएगा क्या ये फोर्सेस भी रिजॉल्व किए जाएगा, mv²/r, एक परपेंडिकुलर टू द स्लोपिंग सरफेस और एक पैरेलल टू द स्लोपिंग सरफेस, आएगा या नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आ जाएगा mv²/r। अब देखिए थीटा, अगर हम थीटा की बात करते हैं, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा हो जाएगा, अगर mv²/r तो हम बात करेंगे mv²/r, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा mv²/r cos थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो इन सारे फोर्सेस को फिर से शो करने की कोशिश करते हैं हम। ये स्लोपिंग सरफेस है ए, इस स्लोपिंग सरफेस पे ये सेंटर है, और अगर हम बात करें यहां पर तो इस तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये है W, ठीक है, W इज इक्वल टू mg। तो एक फोर्स आ रहा है इसका किस तरीके से, यहां पर आ रहा है, जो क्या है, W cos थीटा, और एक फोर्स आ रहा है पैरेलल टू द सरफेस जो आ रहा है W sin थीटा। जबकि यहां पर दूसरी जगह पे हम बात करते हैं, ये हमारा फोर्स था mv²/r। तो यहां पर जो फोर्स आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ये आ रहा है mv²/r, कितना आएगा ये, sin थीटा, और पैरेलल टू द ए सरफेस कितना आ जाएगा, mv²/r cos थीटा। तो हम क्या करने वाले हैं समझिएगा, क्योंकि ये तो हमें रिएक्शन देने वाले हैं, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं W cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ये हमें रिएक्शन देने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन दे देंगे तो फ्रिक्शन का काम, तो फ्रिक्शन यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम फॉर फोर्सेस पैरेलल टू ए सरफेस। ए सरफेस के पैरेलली जो फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम फॉर फोर्सेस पैरेलल टू द ए सरफेस, ए सरफेस के पैरेलल। तो अगर हम बात करें mg sin थीटा, ये है इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है तो आप मुझे बताइएगा, अगर हम बात करते हैं थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो cos थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, सॉरी cos थीटा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, cos थीटा ऑलमोस्ट 1, और sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर, tan थीटा की वैल्यू। अगर हम आगे लिखते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हम बात करते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, तो cos थीटा की जो ऑलमोस्ट वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 1, एंड sin थीटा की जो ऑलमोस्ट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, tan थीटा के बराबर हो जाती है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, mg sin थीटा इज इक्वल टू, mg sin थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, tan थीटा, mg tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अगर हम cos थीटा की वैल्यू रखना चाहें तो 1, तो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं m से m कैंसिल हो गया है, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है,
वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और टेन थीटा हमने पहले निकाला, ई बाई जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहां से ई इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं, ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाएगा, जहां पर जी क्या है, जी है हमारी गेज लेंथ, जी है हमारा गेज लेंथ, और अगर हम बात करें वी क्या है, वी हमारा जो है वो स्पीड है। अभी ध्यान रखिए, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और ये जो है गेज लेंथ जो है यहाँ पर, ये गेज लेंथ आपकी किस में है, मीटर में है। तो जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर है रेडियस ऑफ कर्व। अगर हमने रेडियस ऑफ कर्व लिखा है तो ये भी किस में है, मीटर में। बट हम इसको एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे, तो E इज इक्वल टू जो हो जाएगा जी जो है गेज, V की वैल्यू 0.278 इंटू कैपिटल B लिख रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर, G की वैल्यू रख दो 9.81 इंटू R। अगर हम बात कर रहे हैं 9.81 इंटू R, तो E इज इक्वल टू निकल के आएगा GV स्क्वायर अपॉन 127R। और इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स में रखी गई है, और ये वैल्यू मीटर में रखी गई है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ई की वैल्यू भी मीटर में निकाल ली है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है। ई की वैल्यू किस में है, मीटर में है, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। हम पहले मीटर में निकाल लेंगे, फिर हमसे सेंटीमीटर, mm जिसमें भी पूछा जाएगा हम वहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से सुपर एलिवेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया, अब ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो है आपकी मीटर में आ रही है। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो ई की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो ये किस में आ गई है, ये अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स में है, ये जी मीटर में, ये मीटर में है, जबकि ये किस में आ गई है, सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई है। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ऑब्जेक्टिव तो पूछता है, हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं, लेकिन वो आंसर पूछता है सेंटीमीटर में, और मीटर का भी आंसर वहां दे देता है, और हम वहां पर ये वैल्यू लगा करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलती नहीं करना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर नहीं क्लियर हैं तब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से, जो भी आपके इश्यूज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमसे पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का फंक्शन क्या है, तो मैंने अभी हाल बताया, टू इंश्योर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स ऑन द बोथ रेल्स। दोनों रेल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो, प्रॉपर हो, इस कंडीशन को मेंटेन करने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कर्व पे आपका जो दुश्मन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आउटर रेल पे तो लोड ज्यादा देता है लेकिन इनर रेल पे कम देता है, तो आउटर रेल को वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो वियर एंड टियर को भी कम कर दिया है। दूसरा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्स। लेटरल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेटरल फोर्स, या कर्व पे जाने पे हमें बाहर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है, लेटरल फोर्स लग रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। देखो, अगर हमने ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया होता, समझिएगा बात को, अगर ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया होता तो कंडीशन क्या होती, केवल और केवल यहां पर एक वर्टिकल फोर्स लग रहा था और एक सेंट्रीफ्यूगल। क्या इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई आ रहा था, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, वैसे ही हमारा वेट का एक कंपोनेंट क्या हो गया इस सुपर एलिवेशन में, मतलब लेटरल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए आ गया, और लगभग न्यूट्रलाइज किया है या फिर बहुत कम कर दिया है। तो हमने वही कंडीशन लिखी है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्स। और अगर ये फोर्स न्यूट्रलाइज हो गया तो आप जब गाड़ी मोड़ोगे और बाहर की तरफ जर्क कम मिलेगा, और जब बाहर की तरफ जर्क कम मिलेगा तो क्या आप कंफर्ट कंडीशन को महसूस करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे ना। तो हम बात करेंगे क्या है कि कंफर्ट कंडीशन को यहां पर दे रहा है। अगेन, टू अवॉइड द जर्क व्हेन रोलिंग स्टॉक्स मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट सेक्शन टू द कर्व सेक्शन। क्या बोलना चाह रहा है बच्चा, समझो। अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट सेक्शन, तो स्ट्रेट सेक्शन पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था, जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है यहां पर, इनफाइनाइट। और जैसे ही कर्व पाथ पे गए तो आर इज इक्वल टू आर हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नॉन जीरो।
अगर वो नॉन जीरो हो गया, समझना बात को, नॉन जीरो हो गया तो वो क्या करेगा, तुम्हें बाहर की खींचने की कोशिश करेगा, और बाहर की तरफ जब खींचने की कोशिश करेगा तो रेल को भी, जो व्हील्स है उसको आउटर साइड में ढालने की कोशिश करेगा। और जब आउटर साइड में जाएंगे, ये रेल की व्हील आउटर साइड में जाएंगे, तो जो रेल है, ये रेल है और जो फ्लैंज है, इनके बीच क्या होगा, रोलिंग। रोलिंग स्टेक किसको बोलते हैं, रेल को। रेल को बोला जाता है रोलिंग स्टेक। तो रोलिंग स्टेक्स जो हैं उनको किसको बोला जाता है, रेल्स को। तो रेल्स यानी रोलिंग स्टेक्स और जो भी व्हील का इस तरीके से कोलिजन हो रहा है, इनके बीच में जो जर्क लग रहा है, और उसके कारण आपको कई बार बहुत तरीके के साउंड आते हैं, ठीक है, तो वो जर्क हो रहा है जो कर्व पार्ट पे, उस जर्क को भी कम करेगा हमारा सुपर एलिवेशन। तो ये कुछ फंक्शन है, इनको बिल्कुल मेमोराइज करना है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। और वहां पर एक कोई फंक्शन दे देगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी को एक्सेप्ट करना, समझना, और उसमें किस तरीके से हमने फंक्शन लिखे हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला लोड बराबर कर दिया, लोड बराबर कर दिया, वियर एंड टियर कम हो गया, वियर एंड टियर कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लिया और कंफर्ट मिल गया। बस इतने से तो 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अरे क्लियर हुई बात, ठीक है। तो भैया अगर क्लियर हो रही है तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एक और चीज आ गई भैया, क्या कि भैया ये तो सुपर एलिवेशन हो गए और सुपर एलिवेशन के फंक्शन हो गए, लेकिन सर ये बताइएगा कि सुपर एलिवेशन क्या हर एक कंडीशन में सुपर एलिवेशन सेम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड की हमने बात की थी, क्या था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या था, एक रेलवे ट्रैक है ए से बी का, ठीक है, इस पे एक ट्रेन जा रही है 100 kmph से, एक ट्रेन जा रही है 70 kmph से, एक ट्रेन जा रही है 80 kmph से। तो अगर हम बात करें, डिफरेंट ट्रेनें यहां पर पास हो रही हैं, तो हमने इस ट्रैक के लिए एक एवरेज स्पीड डिफाइन कर दी, और वही स्पीड इसकी क्या कही जाएगी, इक्विलिब्रियम स्पीड कही जाएगी। उसी तरीके से समझना बात को, अगर हमने सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला लिखा तो वो कितना होता है, E इज इक्वल टू GV² अपॉन 127R होता है। तो क्या मुझे बताइए, क्या हर ट्रेन के लिए जो सुपर एलिवेशन है वो वेलोसिटी के या स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या नहीं? मतलब 100 वाले के लिए ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होगा। अगर हम बात करें तो E1 प्रोवाइड करते हैं इसके लिए हम E2 प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए E3 प्रोवाइड करते हैं। तो E1 की वैल्यू, E3 की वैल्यू, देन E2 की वैल्यू, इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और एक ही ट्रैक को एक बार बनाना है, तो मुझे बताओ, क्या एक ही ट्रैक को एक बार बनाना है, एक बार E1 के लिए बनाओ, एक बार E3 के लिए बनाओ, एक बार E2 के लिए, हर ट्रेन के लिए अलग अलग बनाओ, इकोनॉमिकल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। और हम हैं सिविल इंजीनियर, हम सस्ती सुंदर टिकाऊ बात करते हैं। अगर सस्ती सुंदर टिकाऊ बात करते हैं तो बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को लेकर के ए से बी के बीच में जो भी कर्व आ रहा है उस पर एक एवरेज स्पीड लेकर के एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, जो फास्ट मूविंग ट्रेन के लिए थोड़ा सा कम होगा और स्लो मूविंग ट्रेन के लिए थोड़ा सा ज्यादा। नहीं आई बात समझ में? देखो, अगर मैंने बोला कि एक 100 kmph की ट्रेन जा रही है, उसके लिए सुपर एलिवेशन E1 चाहिए, और एक 60 kmph की ट्रेन जा रही है, उसके लिए जो सुपर एलिवेशन चाहिए वो E2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एवरेज स्पीड, अगर हम बात करेंगे एवरेज या इक्विलिब्रियम स्पीड्स की हम बात करेंगे, वो कितना होगा, 80 kmph। तो 80 kmph जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया E इक्विलिब्रियम। और जब हमने E इक्विलिब्रियम प्रोवाइड किया तो ये हाई स्पीड ट्रेन है, एवरेज से हाई स्पीड ट्रेन है, उनके लिए सुपर एलिवेशन कुछ कम होगा, और जो लो स्पीड ट्रेन है उनके लिए सुपर एलिवेशन कुछ ज्यादा प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी कि हाँ, दोनों के लिए एक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम E1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, G इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 127R। यहां पर यदि हम वैल्यू निकालते हैं E2 की तो कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू G, G 60 का स्क्वायर अपॉन 127R। बट यहां पर जो वैल्यू निकाली जाएगी E इज इक्वल टू G
80 का स्क्वायर अपॉन 127R, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मतलब वो सुपर एलिवेशन जो एक ट्रैक पे प्रोवाइड किया जाता है और फास्ट मूविंग ट्रेन के लिए भी वो सफिशिएंट होता है एंड स्लो मूविंग ट्रेन के लिए भी सफिशिएंट होता है, और इकोनॉमिकल कंसीडरेशन को देखते हुए भी वो सफिशिएंट होता है। ऐसा सुपर एलिवेशन हम बात कर रहे हैं, क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अब बात समझना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज calculated on basis of option A मैक्सिमम स्पीड यानी परमिसिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सेफ स्पीड, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम स्पीड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर नन ऑफ द अबव हमने बात की तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन किसके बेसिस पे होता है, इक्विलिब्रियम स्पीड के बेसिस पे होता है, या यहां पर ऑप्शन में एवरेज स्पीड भी लिखा होगा तो एवरेज स्पीड भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जिन्हें ये कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है, परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड क्या है, सेफ स्पीड क्या है, इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है, तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में शुरू के 10 मिनट में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि ये स्पीड होती क्या है, आपको वहां पर आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट ट्रेन्स आर हैविंग डिफरेंट स्पीड्स ऑन ट्रैक्स, सो द एक्चुअल कैंट यानी सुपर एलिवेशन इज विच प्रोवाइडेड बाय कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम स्पीड और एवरेज स्पीड। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन किस स्पीड पे होता है, ठीक है। इज नोन एज इक्विलिब्रियम कैंट, और इक्विलिब्रियम कैंट की वैल्यू भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस अंतर क्या होगा, जो ये V लिखा हुआ है ये V इज इक्वल टू क्या है, V एवरेज, या V इज इक्वल टू क्या है, V इक्विलिब्रियम है। V इज इक्वल टू V एवरेज या V इज इक्वल टू V इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर हम E बात कर रहे हैं, E जो है इक्विलिब्रियम कैंट है, V एवरेज स्पीड है, G गेज लेंथ है, R है रेडियस ऑफ कर्व। यूनिट सभी सेम पिछले की तरह हैं, तो एक बार मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू G V एवरेज स्क्वायर अपॉन 127R, जहाँ हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है। क्लियर है बात सभी को, आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर जिसने देखा होगा उनको डेफिनेटली क्लियर होगी कि इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अलग अलग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एक एवरेज स्पीड के बेसिस पे हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, वो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या इक्विलिब्रियम कैंट कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार लगा लो बच्चा। क्या है, मैक्सिमम अलाउबल इक्विलिब्रियम और कैंट ऑन ट्रैक्स आर एज फॉलो। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम अलाउबल, अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो वो कितना होने वाला है। अगर स्पीड लेस देन, अगर हम बात करते हैं स्पीड लेस देन 120 kmph है, ठीक है, और स्पीड ग्रेटर देन 120 kmph है, तो उस कंडीशन में ब्रॉड गेज का बिल्कुल याद कर लेना 16.5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है, और मैक्सिमम केस में 18.5 सेंटीमीटर। मीटर गेज का 10 सेंटीमीटर और नैरो गेज का 7.6 सेंटीमीटर। अब इन्हें वैल्यू को याद कैसे रखना है, तो हम बात करते हैं जो भी हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हमारी गेज लेंथ का 1/10 होता है। जैसे ब्रॉड गेज की बात करें तो कितना होता है ब्रॉड गेज की गेज लेंथ, 1.676 इंटू 1/10 होता है, यानी अगर 1.676 इंटू 1/10 होता है तो हमारा कितना बोलेंगे, ये हम बोलेंगे 16 हाँ, ठीक है। तो ये का हम बात करेंगे तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 16.76, जिसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है 16.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर गेज की बात करेंगे तो मीटर गेज की कैसे होता है 1 मीटर, ठीक है, इंटू 1/10 और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा
10 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। नैरो गेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो नैरो गेज के लिए क्या होता है 0.760 इंटू 1/10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर 7.6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है 7.6 सेंटीमीटर। बट ध्यान रखना स्पेशल केसेस में 18.5 सेंटीमीटर, मतलब जो हमने ट्रैक रूट पढ़े थे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास ए में ये 18.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर स्पीड काफ़ी हाई हो गई थी। तो ध्यान रखना अगर कभी पूछे क्लास ए में कितना तक जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 160 तक पहुंच गई थी स्पीड क्लास ए, पहला लेक्चर बात कर रहा हूं, तो वहां पर 18.5 सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है कि ये वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर या 7.6 सेंटीमीटर नहीं दी जाती है, ठीक है। वो वैल्यू जो दी जाती है वो दे दी जाती है आपका 9 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई बार जो रेलवे बोर्ड ने माना है सैंक्शन वैल्यू है, मैक्सिमम लिमिट जो मानी है, लिमिट मानी है, लिमिट मैं अलाउबल नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम लिमिट मानी है वो 9 सेंटीमीटर और 6.5। और ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चन में 10 और 9 एक साथ नहीं लिखा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी 10 और 9 एक साथ नहीं लिखा होगा, ये बात ध्यान रखना है। ना ही 7.6 और 6.5 एक साथ लिखा होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें किस तरीके से याद करने की टेक्निक्स भी आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा कैंट के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेगेटिव सुपर एलिवेशन की। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है उस तरीके से हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं क्या? बिल्कुल, ठीक है। चलिए टेस्ट नॉलेज सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट नॉलेज सॉल्व कर लेते हैं। कितना हमने पढ़ा? पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे ऑन ब्रॉड गेज इज, सेंटीमीटर में पूछ लिया भैया। अब ये तो हमने कोई भी फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें पता है ब्रॉड गेज के लिए ई इज इक्वल टू कितना होता है GB²/127R, और सेंटीमीटर में चाहिए तो ई इज इक्वल टू 100 इंटू GB²/127R होगा, ठीक है। वी किस में? किलोमीटर पर आवर्स में, और आर किस में? मीटर में। लेकिन ये किस में आ गया अब? सेंटीमीटर में। और यहाँ ये ई किस में आ रहा था? मीटर में। तो आप यहाँ पर ब्रॉड गेज की वैल्यू लगे 1.676/127 V²/R, और जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.315 V²/R। तो ऑप्शन ए। ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बस उसने क्या किया, ब्रॉड गेज बोल दिया है और सेंटीमीटर में पूछ लिया है। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करना है, फॉर्मूला हमेशा एक ही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पर क्या बोला जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नॉर्मली मैक्सिमम कैंट परमिसिबल इन मीटर गेज इज। देखो अब मैक्सिमम कैंट परमिसिबल, वहां अलाउबल था, परमिसिबल एक ही बात है। देखो इन मीटर गेज, अगर मीटर गेज की बात करें तो कितना है 10। जो 10 है वो कुछ स्पेशल केसेस में है, 10 जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है स्पेशल केसेस में है। वैसे मैंने क्या बताया 9 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर 75 mm दिया, mm में वैल्यू दी है, ये 90 mm, ये 140 mm, ये 165 mm। तो हमारा वैल्यू जो होगी वो कितना होना चाहिए, या तो 9 सेंटीमीटर, लेकिन स्पेशल केसेस में जाने पे कितना 10 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल है मीटर गेज के केस में, कितना है 9, और 9 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 90 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको आज देने वाला हूँ, आप उसका आंसर्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम काइंड रिक्वायर्ड on a 5-degree curve on a broad gauge track for the train speed of 60 km/h। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे समझ में आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि ये वीडियोस देखें, शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और जल्दी ही मैं यहाँ पर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको बता दूँ जल्दी ही एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ में कुछ
रिवीजन बैच यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, सभी लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। जो कई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, सारा चीज़ें वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।